आज हम सब मिलके बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने हाल फिलहाल में काफी चर्चा बटोरी है। एनिमल। हाँ, एनिमल हमारे पास जो जानकारी है वो फिल्म की कहानी के कुछ अहम हिस्सों पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे इस कहानी की तह तक जाने की, खासकर जो एक बेटे का अपने पिता के लिए जुनून है और कैसे वो जुनून हिंसा के एक खतरनाक चक्कर में बदल जाता है। हाँ, और ये जो रिश्ता है ना विजय सिंह और उसके पिता बलबीर सिंह का, यही तो कहानी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। बलबीर सिंह स्वस्तिक स्टील्स के मालिक, एक बड़े उद्योगपति, अपने काम में इतने डूबे हुए हैं कि परिवार के लिए, खासकर विजय के लिए, इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, वो दूरी साफ दिखती है। और यही दूरी, यही गैर मौजूदगी विजय के अंदर पिता की तवज्जो, उनकी मंजूरी पाने की एक ऐसी प्यास जगा देती है जो कभी बुझती ही नहीं, बल्कि वक्त के साथ और गहरी होती जाती है। तो चलिए इसी प्यास की जड़ों को थोड़ा देखते हैं। फ्लैशबैक में विजय का बचपन दिखाया गया है। पिता उसके लिए एक हीरो की तरह हैं, लेकिन वो हमेशा दूर रहते हैं और उनके ध्यान को खींचने की जो कोशिश है वो बचपन में ही थोड़ी खतरनाक सी हो जाती है। हाँ बिल्कुल। वो घटना याद है जब कॉलेज में उसकी बहन रीत की रैगिंग होती है? अरे हाँ। तो टीनेज विजय क्या करता है? बदला लेने के लिए वो सीधा कैंपस में गाड़ी घुसा देता है, और वो AK-47 लहराते हुए। अपने पिता की। हाँ, पिता की लाइसेंसी AK-47। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक बच्चे का गुस्सा नहीं है, ये एक एक पैटर्न की शुरुआत है शायद। हाँ, ये तो है। और इसमें दिलचस्प ये भी है कि बलबीर का रिएक्शन क्या होता है इस पर। वो उसे डांटते तो है ना? डांटते हैं बिल्कुल, लेकिन फिर क्या करते हैं? उसे दूर भेज देते हैं, अमेरिका, एक बोर्डिंग स्कूल में। अच्छा। सबक सिखाने के लिए, या शायद उनकी नजर में ये उसे बचाने का तरीका था, पारिवारिक बिजनेस के जो खतरे हैं उनसे दूर रखने का। लेकिन असल में हुआ क्या? दूरी और बढ़ गई। एग्जैक्टली। बाप बेटे के बीच की जो खाई थी वो और चौड़ी हो गई। सुरक्षा के नाम पर इमोशनल दूरी और ज्यादा बढ़ गई। हाँ। और फिर सालों बाद जब विजय लौटता है पिता के 60वें जन्मदिन के लिए, हाँ। तब भी कुछ बदलता नहीं है, बल्कि टकराव और बढ़ जाता है। हाँ, वो अपने जीजा वरुण रीत के पति, उस पे इल्जाम लगाता है कि वो रीत के साथ बुरा बर्ताव करता है। और बलबीर, वो फिर से वरुण का ही पक्ष लेते हैं। हाँ, और बस यहीं पर विजय का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से और निराशा में सबके सामने खुद को नाजायज कह देता है। ये तो बहुत बहुत ही इंटेंस मोमेंट होगा। बिल्कुल। सोचिए कितनी गहरी चोट लगी होगी उससे, और नतीजा, बलबीर उसे घर से निकाल देते हैं, हमेशा के लिए। ये तो एक तरह से रिश्ते का एंड ही हो गया। हाँ, एक तरह से विजय के लिए ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जैसा था। पिता का सपोर्ट ना मिलना, वो भी तब जब वो अपनी बहन के लिए खड़ा हो रहा है, ये उसे बिल्कुल तोड़ देता है। और उसका खुद को नाजायज कहना वो सिर्फ गुस्सा नहीं था शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दिखाता है कि वो कितना अकेला महसूस कर रहा था, कितना पिता के प्यार से महरूम। और ये जो अलगाव था ना, ये उसके आगे के हर फैसले की एक तरह से बुनियाद बन गया। घर से निकाले जाने के ठीक बाद अमेरिका जाने से पहले वो एक और काम करता है। गीतांजलि। हाँ, उसका बचपन का क्रश, जिसकी सगाई हो चुकी है किसी और से, उसे जाके मना लेता है कि वो सगाई तोड़ दे और उसके साथ चले। और वो उसे वो अल्फा मेल वाला लंबा सा भाषण भी देता है। हाँ, वो भी। ये सिर्फ प्यार का इजहार नहीं लगता है ना, ये शायद दुनिया को और खुद को ये दिखाने की कोशिश थी कि देखो, भले ही मेरे पिता ने मुझे नकार दिया, मैं अब भी कंट्रोल में हूँ, मैं जो चाहूँ हासिल कर सकता हूँ। हाँ, अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका। सही कहा। एक तरह से अपनी मर्दानगी साबित करना, जब पिता से वो मंजूरी नहीं मिली जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। तो वो और गीतांजलि शादी करके अमेरिका चले जाते हैं। हाँ, एक तरह का खुद चुनावा वनवास। 8 साल बीत जाते हैं, वो वहाँ अपनी एक दुनिया बसाने की कोशिश कर रहा है, गीतांजलि और अपने 2 बच्चों के साथ। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हाँ, वो खबर आती है कि भारत में बलबीर सिंह पर एक जानलेवा हमला हुआ है, एक गोल्फ क्लब में। वो बाल बचे हैं। और ये सुनते ही विजय फौरन भारत लौट आता है। जैसे सारी पुरानी कड़वाहट, वो घर से निकाला जाना, सब भूल गया हो। बिल्कुल। अब उसका सिर्फ एक मकसद है, पहला पिता की हिफाजत और दूसरा हमलावरों से बदला। और यहीं से उसका वो रूप सामने आने लगता है जिसके लिए फिल्म का नाम एनिमल रखा गया है शायद। हाँ, अब वो एक्शन मोड में है। फौरन अपने चचेरे भाइयों को जमा करता है, एक लोकल हथियार डीलर है फ्रेडी, उसे साथ लेता है, और एक तरह की प्राइवेट आर्मी बनाना शुरू कर देता है। हाँ, हथियारों का जखीरा जमा करना शुरू कर देता है। अब ये सिर्फ बेटे का प्यार नहीं रहा, ये एक जुनून है जो एक जंग का रूप ले रहा है। उसका फोकस बिल्कुल बदल चुका है, पर्सनल रिश्ते, बाकी सब कुछ पीछे छूट गया है। वो अपनी जांच शुरू करता है। पिता का एक हमशक्ल भी इस्तेमाल करता है, कैलाश पेटकर, बॉडी डबल की तरह।
हाँ, लेकिन वो बॉडी डबल मारा जाता है। और जांच में पता चलता है कि हमले में असरार हक नाम का कोई आदमी शामिल था। लेकिन इससे भी बड़ा शौक तो तब लगता है जब पता चलता है कि घर का भेदी लंका ढा रहा है उसका अपना जीजा वरुण। वही वरुण जिसके लिए बलबीर ने विजय को घर से निकाल दिया था। अंदाजा लगाइए विजय के गुस्से का। हाँ, और वो गुस्सा फूटता भी है एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने। असरार हक भी वहीं मौजूद होता है। विजय वरुण का गला घोट कर मार डालता है बेरहमी से, पब्लिक में। हाँ, पब्लिक में। ये सिर्फ बदला नहीं है, ये एक ऐलान है। ये दिखाता है कि विजय अब किसी भी हद तक जा सकता है। उसका गुस्सा कितना कितना बेगाम और पब्लिक हो सकता है। शायद सालों का जो दबा हुआ अपमान था, वो गुस्सा सब एक साथ बाहर आ गया। इसके बाद तो हिंसा का लेवल और भी ऊपर चला जाता है। हाँ, वो होटल वाला सीन। विजय अपने लोगों के साथ एक होटल में है, एक खास हथियार लेने के लिए, वो बड़ी सी मशीन गन। हाँ, राणा गन। वो कस्टम मेड मशीन गन, जैसे वो गन खुद विजय की बढ़ती हुई क्रूरता और ताकत का सिंबल बन गई हो। और तभी असरार हक अपने आदमियों के साथ होटल पर हमला कर देता है। और फिर जो लड़ाई होती है, ओहो, कहानी के सूत्र बताते हैं कि विजय अकेले ही उस राणा गन का इस्तेमाल करते हुए असरार की पूरी फौज का सफाया कर देता है। अकेले? हाँ, मतलब नरसंहार जैसा। इस लड़ाई में वो खुद भी बुरी तरह घायल होता है, उसकी सुनने की शक्ति चली जाती है, यूरिनरी सिस्टम डैमेज हो जाता है। लेकिन वो असरार को मार डालता है। हाँ, वो असरार को मारने में कामयाब रहता है। ये सीन दिखाता है कि विजय बदला लेने के लिए किस हद तक पागल हो चुका है। वो खुद को भी तबाह करने को तैयार है। ये उसकी हिम्मत भी दिखाता है, लेकिन साथ ही उसकी इंसानियत जैसे खत्म होती जा रही है। असरार की मौत की खबर पहुंचती है स्कॉटलैंड, उसके बड़े भाई अबरार हक तक। हाँ, और अब कहानी में एंट्री होती है एक नए विलेन की, जो शायद असरार से भी ज्यादा खतरनाक है। अबरार हक, बॉबी देओल ने प्ले किया है ये रोल। हाँ, वो बोल नहीं सकता, मूक है, लेकिन उसकी हिंसा की कोई सीमा नहीं। परिवार और बदला उसके लिए सब कुछ है। वो कसम खाता है कि बलबीर और विजय दोनों को खत्म कर देगा। उधर विजय अपनी चोटों से रिकवर कर रहा है, यहाँ तक कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है। हाँ, वो मौत के मुंह से वापस आता है, लेकिन एक तरफ जिंदगी बच रही है तो दूसरी तरफ उसका पर्सनल जीवन पूरी तरह बिखर रहा है। गीतांजलि के साथ उसका रिश्ता टूट जाता है। उसकी बढ़ती हुई हिंसा, उसका टॉक्सिक व्यवहार, उसकी बेवफाई, गीतांजलि अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। और इसी बीच उसका जोया नाम की एक लड़की से अफेयर शुरू होता है। हाँ, जोया, तृप्ति डिमरी। और कहानी में बताया जाता है कि वो उस आदमी की मंगेतर थी जिसका दिल विजय को ट्रांसप्लांट में मिला है। लेकिन इस रिश्ते में भी एक ट्विस्ट है। विजय जोया को एक रोल्स रॉयस कार गिफ्ट करता है, और बाद में उस कार में धमाका हो जाता है एक सेटअप में। अब जोया सच बताती है, वो किसी डोनर की मंगेतर नहीं थी। नहीं, वो अबरार की भेजी हुई लड़की थी। उसका काम था विजय को हनी ट्रैप करना और मारना। लेकिन कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है। हाँ, विजय खुलासा करता है कि उसे जोया की असलियत पहले से पता थी। क्या? धमाका भी उसने प्लान किया था। हाँ, वो सिर्फ ये जानने के लिए उसके साथ खेल रहा था कि असली मास्टरमाइंड कौन है। ओह, तो वो अब सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी बहुत खतरनाक हो गया है। बिल्कुल, वो अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस्ड है, इमोशंस से परे, और फिर वो जोया को जाने देता है। अब विजय को पता चल चुका है कि पिता पर हमले से लेकर इस पूरी साजिश के पीछे अबरार हक है। हाँ, असली दुश्मन सामने आ गया है। तो अब आखिरी पड़ाव स्कॉटलैंड। वो अपने चचेरे भाइयों के साथ उड़ान भरता है। अबरार को ढूंढ निकालते हैं और आमना सामना होता है एक हवाई अड्डे के रनवे पर। दिलचस्प बात यह है कि विजय पहले सुलह की कोशिश करता है, कहता है कि मतभेद सुलझा लेते हैं। हाँ, शायद हिंसा के इस चक्र को तोड़ने की एक आखिरी बहुत ही धुंधली सी उम्मीद उसके मन में कहीं होगी। लेकिन अबरार, उसके लिए तो बदला ही सब कुछ है। वो मना कर देता है और फिर शुरू होती है दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई, बिना हथियारों के, नंगे हाथों से। सूत्र बताते हैं कि ये लड़ाई बहुत ही वहशी, बहुत क्रूर है। हाँ, और आखिर में विजय अबरार पर हावी हो जाता है और बेरहमी से उसका गला काटकर उसे मार डालता है। पिता के आखिरी दुश्मन का भी खात्मा। विजय घर लौटता है स्कॉटलैंड से वापस। शायद उसके मन में अब वो उम्मीद है कि पिता उसकी पीठ थपथपाएंगे, उसे वो स्वीकृति, वो तारीफ मिलेगी जिसके लिए उसने ये सब किया, इतना खून बहाया। उसने पिता के सारे दुश्मन खत्म कर दिए, उनकी सल्तनत बचा ली। लेकिन अंत वैसा नहीं होता जैसा विजय ने सोचा था, या शायद जैसा दर्शकों ने सोचा हो। नहीं, बलबीर उसे शाबाश बेटा नहीं कहते।
वो उसे बताते हैं कि उन्हें ल्यूकीमिया है, वो मर रहे हैं। ओह, और फिर वो रोते हुए माफी मांगते हैं, एक अच्छा पिता न बन पाने के लिए, हमेशा दूर रहने के लिए। ये माफी विजय के लिए उस तारीफ से ज्यादा मायने रखती होगी, हाँ? या कहना मुश्किल है, ये वो पल है जब विजय को शायद एहसास होता है कि जिस मंजूरी के पीछे वो सारी जिंदगी भागता रहा, वो उसे इस तरह मिलेगी, ये उसने कभी सोचा नहीं था। शायद अब उस मंजूरी का कोई मतलब ही नहीं रहा। और कहानी का इमोशनल रोलर कोस्टर यहीं खत्म नहीं होता। गीतांजलि, हाँ, गीतांजलि, जो शायद उसकी हिंसा, उसके अंधेपन से बिल्कुल थक चुकी है, वो आखिरकार अपने बच्चों के साथ उसे छोड़कर जाने का फैसला करती है। विजय टूट जाता है। उसने सब कुछ जीत लिया, लेकिन अपना परिवार, अपना प्यार हार गया। लेकिन जैसे ही गीतांजलि की गाड़ी जाने लगती है, उसका बेटा अभय वो दौड़कर गाड़ी से बाहर आता है और विजय को गले लगा लेता है। और गीतांजलि ये सब देखती है, उसकी आंखों में आंसू है। हाँ, ये अंत बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। पिता की माफी मिली, पर शायद बहुत देर हो गई। गीतांजलि का जाना विजय के अपने कर्मों का सीधा नतीजा है, लेकिन बेटे का वो गले लगाना, उसके क्या मायने हैं? हाँ, क्या ये दिखाता है कि पिता का साया, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो अगली पीढ़ी पर पड़ता ही है? क्या अभय भी विजय के रास्ते पर चलेगा? तो ये थी एनिमल की कहानी की हमारी पड़ताल, हमारी चीर-फाड़। एक बाप बेटे का बेहद उलझा हुआ विस्फोटक रिश्ता। हाँ, और हिंसा का एक ऐसा चक्र जो शुरू तो शायद पिता की अनदेखी से होता है, लेकिन बेटे के हाथों एक भयानक राक्षसी रूप ले लेता है। और बदले की आग जिसमें ना जाने कितनी जिंदगियां जलकर राख हो जाती हैं। हमने देखा कि कैसे बचपन की अधूरी ख्वाहिशें, खासकर पिता के प्यार और उनकी तवज्जो की कमी, एक इंसान को तबाही के रास्ते पर कितना आगे धकेल सकती हैं। बिल्कुल। और कहानी का अंत हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। बलबीर की माफी, गीतांजलि का जाना और फिर बेटे का आके उसे गले लगाना। क्या ये चक्र यहीं टूटता है, या ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले पैटर्न का एक अशुभ संकेत है? क्या विजय का बेटा भी अपने पिता जैसा बनेगा, या वो अपनी स्वीकृति पाने के लिए कोई और शायद अलग रास्ता चुनेगा? ये एक ऐसा विचार है जो कहानी खत्म होने के बाद भी जहन में घूमता रहता है कि क्या हम अपने पिताओं की छाया से, उनके असर से कभी पूरी तरह निकल पाते हैं, या हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसी कहानी को दोहरा रहे होते हैं। सोचने वाली बात है।